अस्सलाम वालेकुम राविल, आवाज आ रही है आपको? वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम सर। बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। क्लियर है ना? यस सर, यस सर। ओके, चलें, अब कोई आता है या नहीं आता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम वाली क्लास में से अगर कोई सवाल है तो पूछ लो अभी। जी राविल, यस सर, मैंने उस लेक्चर को रिव्यू भी किया था और अभी तक का तो सब क्लियर था। अच्छा, जो अभी मैंने इस वीक आज की क्लास के लिए जो मैंने प्लान किया है वो 2 चैप्टर्स हैं, एक कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है और एक स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है। तो होपफुली हम लोग दोनों चैप्टर्स को कवर कर लेंगे आज इंशाल्लाह। दिस इज अबाउट प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस हवाले से है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका 90% टाइम जो है वो कम्युनिकेशन में सर्व होता है। दिस इज़ नॉट माई अंडरस्टैंडिंग, बल्कि ये पीएमआई जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर वो 90% टाइम अपना स्पेंड नहीं करता कम्युनिकेशन में तो ही इज़ नॉट डूइंग जस्टिस विद द प्रोजेक्ट। he is supposed to invest 90% of the project time on communication। उसे एक ही वक्त में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरेक्ट करना होता है और वहाँ से इनपुट्स लेके और उसको पास ऑन करना होता है अपनी प्रोजेक्ट टीम। तो इस तरह से ही इज एबल टू डील विद द प्रोजेक्ट्स। उसके बाद अब ये कहता है जी कि वाइज मैन स्पीक बिकॉज दे हैव समथिंग टू से, फूल्स बिकॉज दे हैव टू से समथिंग। ये एक कोटेशन है। जो अक्लमंद होते हैं वो सिर्फ उस वक्त बात करते हैं जब ज़रूरत हो, बिला ज़रूरत बात नहीं करते। लेकिन जो बेवकूफ़ होते हैं
वो सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं करते। इस तस्वीर को अगर गौर से देखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ये इशारे दिखा रहा है कि ये बोल रहा है, ये क्लाउड है, इस क्लाउड में सारी बातें जो हैं गटमट हो गई हैं, और ये इसके पास जब जा रही है तो ये बात यूं कर रहा है, इसके पास जो पहुंच रही है वो यूं पहुंच रही है। मतलब ये कि ये कह कुछ रहा है, ये समझ कुछ रहा है। इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। व्हाई इट इज सो? बिकॉज जब आप जो आप बात कर रहे हैं वो एग्जैक्टली उसी तरह यहाँ समझ में आ रही हो, तब तो आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज हैपनिंग। अदरवाइज it is not communication, it is chaos. So this is chaos which we are looking at. So this is a depiction of this picture along with the same communication model. ये इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा होगा तुमने, और कम्युनिकेशन में भी ये इसका मॉडल जो है वो यूज होता है। तो दिस इज द बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल। तो इसमें एक सेंडर होता है जो कि मैसेज को सेंड करता है, लेकिन जब वो सेंड करता है तो पहले उसको इनकोड करता है। बीच में मीडियम चाहिए होता है, एयर का मीडियम आपके पास होता है जो इस इनकोडिंग को यहाँ तक पहुँचाता है रिसीवर तक। रिसीवर इस इनकोडेड मैसेज को डीकोड करता है अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। लेकिन जब वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसकी बात को समझने की कोशिश करता है तो इसने कहा कुछ होता है, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर उस लेवल पे है, सेम फ्रीक्वेंसी पे है, तब तो उसको मैसेज पूरा पूरा मिल जाएगा। लेकिन अगर उसकी ये अंडरस्टैंडिंग लो है तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी वो इस नॉइज की वजह से होगी। तो जो उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये नॉइज इस चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है। एंड देन वी हैव दिस डिकोडेड मैसेज। तो वो रिसीवर के पास फिर ये मैसेज यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। बेस्ड ऑन दैट रिसीव मैसेज, आपका जो ये रिसीवर है वो फीडबैक देता है। उस फीडबैक को जब ये फीडबैक इसके पास आता है तो उसकी बेसिस पे फिर ये अपनी कम्युनिकेशन को प्लस या माइनस करता है, मतलब चेंज करता है। चेंज करके फिर वो मैसेज जो है दोबारा फिर इसी तरह आगे चलता है। सो दिस इज द बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसी तरह यूज होता है। वहाँ पर जो नॉइज होती है वो आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें जो मटेरियल यूज हुआ उसकी जो उसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसकी वजह से आपको नॉइज सुनने को मिलती है। तो जो मैसेज नहीं कन्वे हो रहा होता तो उसको वाइट नॉइज बोलते हैं। आई थिंक कि मैं सही कह रहा हूँ कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। जब मैं बात कर रहा हूँ प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो जी ये सर, बिल्कुल। वो वाइट नॉइज कहलाती है। तो वाइट नॉइज इसलिए कहलाती है कि उसमें सिर्फ वो जिस तरह से अगर कभी चैनल ना चल रहा हो, टीवी ऑन करें तो कुछ भी नहीं आ रहा होता, सिर्फ एक वो दाने दाने वाइट स्क्रीन पे दाने दाने नजर आ रहे होते हैं, तो वो नॉइज होती है। उसके लिए सिग्नल का होना भी जरूरी है। तो सिग्नल होगा तो फिर कम्युनिकेशन होगी। सो दिस इज द बेसिक कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल जो कि इसमें भी हम यूज करते हैं। इसके बाद इसने जो बात कही है वो ये है कि लुक एट द चॉइस ऑफ मीडिया। तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है आपके पास जो चैनल्स हैं, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो मुख्तलिफ चले जा रहे हैं। तो अब वो जो कम्युनिकेशन है वो मुख्तलिफ मीडियम्स हैं आपके पास जिसको आप यूज़ करके अपनी बात को कन्वे कर रहे होते हैं। तो उसमें आपका मीडिया जो है वो दैट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। अब ये जो मैं सिग्निफिकेंस इसकी बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जब पुराने दौर में जब ये इंटरनेट और ये सब नहीं था तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती थी। प्रोजेक्ट मीटिंग अगर हो रही है, एक प्रोजेक्ट सपोज करें कि जी पाकिस्तान में चल रहा है और जो प्रोजेक्ट जो बनाने वाली जो कंपनी है
वो सपोज करें चाइना में है, तो पब्लिक जो है वो वहाँ से, चाइना से यहाँ पर आती थी, या यहाँ से लोग वहाँ जाते थे मीटिंग अटेंड करने के लिए। आज वही चीज़ जो है वो वर्चुअल वर्ल्ड में कन्वर्ट हो गई, एंड आप अपने घर में बैठ के आज जैसे अब हम इस वक्त क्लास ले रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है कि हम घर पे बैठे हुए हैं लेकिन वी आर टेकिंग क्लास। इसमें जो एक इशू आता है वो ये है कि एक वर्ड कहलाता है ऑरा, AURA। ऑरा होता है हर बंदे की जो उसकी जो फिजिकल बॉडी होती है, उसके गिर्द एक इनविजिबल बैरियर होता है जो कि आपको नजर नहीं आता। उसकी मिसाल ये है कि अगर सपोज करें मैं आप हम अगर जैसे अगर मैं इसकी मिसाल क्लास में होते अगर हम होते तो मैं ये दिख देता कि आप बैठे हुए हैं और मैं बिल्कुल आपके चेयर के बिल्कुल साथ आके खड़ा हो जाऊं, यू विल फील अनकंफर्टेबल। वो अनकंफर्टेबल क्यों फील करते हैं? वो इसलिए अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि आपको ये लगेगा जैसे मैं आपके साथ कोई ज्यादती करने जा रहा हूँ। वो जो बेसिकली वो जो जो आपकी इनविजिबल बैरियर जो है उसको बोलते हैं ऑरा। अब ये ऑरा दोनों पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव ऑरा जो होता है वो ये करता है कि अगर मैं आपसे उस 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 इनविजिबल बैरियर को अगर मैं ख़त्म कर देता हूँ तो मैं अपनी बात को आसानी से आगे कन्वे कर सकता हूँ। और अगर मैं किसी हवाले से भी अगर वो बैरियर मैं ख़त्म नहीं करता, मतलब मैं बड़ा रिजर्व होकर आपसे बात करूँ, तो चाहते हुए भी आप मेरी बहुत सारी बातों को समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि मैंने बीच में एक बैरियर रखा हुआ है। अब आप कहेंगे कि नहीं मुझे नज़र तो नहीं आ रहा, तो नज़र ना आना जो है इसका ये मतलब नहीं है कि वो बैरियर एग्जिस्ट नहीं करता, वो बैरियर एग्जिस्ट करता है। सो उसको उस बैरियर को ऑरा बोलते हैं। अब वो जो ऑरा होता है आ, उसकी वजह से आप एक, जो आपने मोटिवेशनल स्पीकर्स देखे होंगे, वो आपसे फिजिकली तो बहुत दूर होता है, और आप अपनी चेयर पे बैठे बैठे उसकी जो मोटिवेशन स्पीच सुनते हैं, उससे आपके अंदर एक चेंज आता है। वो जो चेंज होता है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट ऑरा जो कि उस बंदे के अंदर। अब ये यहाँ पर जो इस वक्त जो ये ऑरा होता है वो बेसिकली उसकी पर्सनालिटी में मैग्नेटिज्म होता है। वो मैग्नेटिज्म जो है वो जिस तरह से ट्रांसफार्मर में पावर एक एंड से मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी में जो पावर मूव करती है उसके लिए दोनों वाइंडिंग्स में कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन वो जो पावर है वो इंडक्शन के जरिए से प्राइमरी से सेकेंडरी या सेकेंडरी से प्राइमरी में पावर ट्रांसफर होती है। चूंकि ये पावर ट्रांसफर होती है इसीलिए इसका नाम ट्रांसफार्मर रखा गया है। सो यू सी, ये जो अब ये हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसमें कम्युनिकेशन मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। लेकिन आप देखें कि इसमें भी लिंक मैंने बनाया आपके सामने किस चीज़ के साथ? प्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ। ये कब पॉसिबल है? when you have an understanding of the basics of any subject, और उन बेसिक्स की बेसिस पे when you start making a relationship between वेरियस कॉन्सेप्ट्स, तो आपकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो खुद ब खुद बढ़ जाता है। तो ये एज अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाती है तो यू विल बी एबल टू कन्वे योर मैसेज वेरी इफेक्टिवली। और प्रोजेक्ट्स में जो इश्यूज आते हैं इसके हवाले से वो ये हैं कि आपका जो स्टेक होल्डर जो जो कि आपका कस्टमर है वो आपको स्कोप कुछ समझाता है, आप तो उस स्कोप को सही समझ नहीं पाते, तो वो जो नहीं समझा हुआ होता वो आप अपनी टीम को कन्वे करते हैं, और उसके बाद टीम उसके ऊपर काम करती है। तो फिर उसके बाद आपके और कस्टमर के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। उन कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप बात को समझ सकें उस लेवल पे जाके जिस लेवल पे आपका कस्टमर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है।
फिर आपने उसको रीफ्रेज करना होता है, पैराफ्रेजिंग कहलाती है। रीफ्रेज करने का मतलब ये होता है कि अब आप उसे दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। उसने अगर एक बात कही कि जी मुझे अपने घर में खिड़की इस जगह पर चाहिए, तो आप उसकी को पैराफ्रेज करते हैं कि जी दीवार से इतनी ऊंची या दीवार से इतनी नीची, और इस तरह से आप उससे उसका कंसेंट ले लेते हैं। उस कंसेंट लेने का फायदा ये होगा कि अब आप जब बनाएंगे वो खिड़की दीवार में, तो वो उसको गलत नहीं कह सके, क्योंकि आपने उसको उससे उसका कंसेंट ले लिया था। अगर आपने ये कंसेंट नहीं लिया हुआ होगा तो वो बोलेगा कि मैंने तो कहा यहाँ था, तुमने समझा यहाँ पर, इसमें मेरा क्या कसूर है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन को एक्सचेंज करने के लिए। यहाँ पर चॉइस ऑफ मीडिया में जब ये बात कर रहा है, तो इसमें बेसिकली देखें आपके मुख्तलिफ चैनल्स दिए हुए हैं। ये नेटवर्किंग है, ये आपका टेलीफोन है, मोबाइल है, फिर ईमेल है, ये आपके स्पीकर्स हैं, ट्विटर है, आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, वाईफाई है। तो ये दीज आर टैबलेट्स हो गई, these are, and ये पेन और पेपर, तो ये these are various mediums of communication. तो depending on the nature of the communication which you want to convey, आपने अपनी टीम के साथ इंटरेक्ट करना होता है using various mediums. तो नॉर्मली जो अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं वो कम से कम चैनल्स को यूज़ करते हुए अपनी बात को आगे प्रॉपरली कन्वे करते हैं। वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, कि जितना वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी उसकी, उतना इफेक्टिवली वो चीज़ों को कन्वे कर सकेगा। सो कम्युनिकेशन हमारे इन्वायरमेंट में अनफॉर्चुनेटली सबसे मिसिंग लिंक है, और इसकी वजह ये है कि हम समझते हैं अबे तबे की ज़ुबान में जो हम बात करते हैं तो वो कम्युनिकेशन है। वो कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आपकी ज़बान और आपका जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो जार्गन है, जार्गन कहते हैं, उसका जो एक स्पेसिफिक वोकेबलरी होती है, जिसके ऊपर मैं हर क्लास में मैंने जोर दिया है कि आपको मैं सवाल दूंगा जिसमें आपको लिखा हुआ नहीं होगा, RAM लिखा होगा, अब आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स कहते हैं या रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स कहते हैं, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो फिर डिपेंड करेगा कि जो जुमला लिखा हुआ है जहाँ पर वो यूज़ हुआ है, अगर वो रिस्क से रिलेटेड होगा तो रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स हो जाएगा, और अगर वो HR के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही होगी उस जुमले में तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। तो मैं वहाँ पर ये नहीं लिखूंगा कि जी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स के से रिलेटेड सवाल है या रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स से रिलेटेड सवाल है। वहाँ पर मैं रैम लिखूंगा। अब आपने उसे पढ़ के समझना है कि ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। अगर तो ये है तो फिर तो वेल एंड गुड, और अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ये कि आपने क्लास अटेंड नहीं की है। क्लास अटेंड ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम जाके घर पे वीडियोस को दोबारा रिव्यू ज़रूर करें। अब तो आपके पास ये चॉइस भी है ना, पहले तो जब क्लास में होते थे तो उसमें तो मतलब हमारा उसके बाद क्लास के बाद हमारा आपस में कोई लिंक नहीं होता था, और आपने जो लिखा है बस उसी को समझना होता था। अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी भी है कि जो बात हो रही है वो आपने रिकॉर्डिंग भी आपने सुनेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्डिंग सुनते हुए समझ में आ जाएंगी कि उस वक्त जब बात हो रही थी तो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। इसके बाद कहता है जी राइटिंग स्टाइल आपका जो है, राइटिंग स्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन में। अगर आपको लिखना सही नहीं आता तो आप लिखेंगे कुछ, सामने वाला पढ़ के उसे समझेगा कुछ, और उससे मिसकम्युनिकेशन होती है। तो एज अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ वेरी थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू राइट the text which is being conveyed, वो ईमेल हो चाहे बिजनेस कम्युनिकेशन हो। ये सारी बातें मैं इस कॉन्टेक्स्ट में भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको जो चीज़ आपको E3 में पढ़ाई जाती है, ये बेसिकली उसमें ये राइटिंग स्टाइल आता है। और
एनईडी में यही सब्जेक्ट जो है वो एथिक्स के साथ मिला के उन्होंने उसका नाम रखा है बिजनेस कम्युनिकेशन एंड एथिक्स के नाम से। अब आप ये इसके जहन में सवाल ये आना चाहिए कि बिजनेस कम्युनिकेशन के साथ एथिक्स का क्या लिंक है। तो वो मैं अभी इस सब्जेक्ट का परव्यू तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूँ कि एक होती है मतलब हाथ की मार। तो हाथ की मार जिसको पड़ती है तो वो टेम्पररी उसका इम्पैक्ट होता है, जितनी देर उसको पेन होगा उतनी देर उसका असर रहेगा। लेकिन अगर जबान की मार किसी को मारें तो वो ताहयात उसके साथ रहती है। तो ये होता है बेसिकली कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट। तो यहाँ पर जो उसको वहाँ पर एनईडी वालों ने इसको जो बिजनेस कम्युनिकेशन को लिंक किया है एथिक्स के साथ, उसका रीज़न ये बैक एंड पे इसकी रीज़न ये है कि आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो कितनी एथिकल है, वो आपके बिजनेस को या तो ग्रो करवाएगी और या फिर वो आपके बिजनेस का जो है वो भट्टा बैठा देगी। तो वेस्ट में जो बिजनेसेस होते हैं वो एक बहुत अलग तरीके से होते हैं, और एक हमारा इन्वायरमेंट है जहाँ पर अबे तबे से बात होती है। आप किसी दुकान पे चले जाएं तो आपने अगर एक चीज़ खरीद ली एक दफ़ा, तो जैसे ही दुकान से बाहर निकलेंगे आपका काम जो है वो तमाम हो जाएगा। उसके बाद वो आपको बिल्कुल ऐसे बार आपसे बिहेव करेगा जैसे वो जानता ही नहीं है। जबकि वेस्ट में ऐसा नहीं होता है। वो आपको बताते हैं, मतलब आपसे पूछेंगे कभी आपको हमारे प्रोडक्ट से क्या तकलीफ है, क्या मसला हुआ है। और अगर वो समझते हैं कि जी वाकई उसमें प्रॉब्लम है, तो वो फिर किसी से पूछना नहीं होता, वो उसे रिप्लेस करके दे देते हैं। तो ये एथिक्स होती है एक्चुअली बिजनेस को फ्लरिश करने की। हमारे एनवायरनमेंट में आप देखें, इसकी मिसाल ये है कि आपको केएफसी और मैकडोनल्ड पूरी दुनिया में नज़र आएगा, लेकिन गुल अहमद जो है वो आपको सिर्फ पाकिस्तान या बहुत ज़्यादा तीर मारे तो शायद आपको यूएई में और गल्फ में कहीं नज़र आ जाए तो आ जाए। बाकी दुनिया में किसी को पता भी नहीं होगा कि गुल अहमद नाम की कोई कंपनी जो है वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है। वजह क्या है, हमारी जो इंटरेक्शन है इंटरनेशनल मार्केट में लोगों के साथ, वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे बिजनेसेस ग्रो नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें अपने आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। उसके बाद है जी डिसीशन टॉपिक। ये एक बहुत ही सिंपल सी एक एग्जांपल है, एक तरह से समझ लें कि जो पिक्टोरियल अंडरस्टैंडिंग आपको देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें, ये कहलाएगा बेसिकली इनसाइड आउट। ठीक है, ये वाला यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाएगा इनसाइड आउट। कि मेरे जहन में अगर जो बात है मैं उसको आपकी तरफ थ्रो कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर से चीज़ें निकल रही हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं। अब आपको ये इसलिए डाइवर्जेंट मेरी थॉट लग रही होंगी कि मैं कभी ये बात कर रहा हूँ, कभी दूसरी बात कर रहा हूँ, कभी तीसरी बात कर रहा हूँ, कभी चौथी बात कर रहा हूँ। जब तक इन सारी बातों का आपस में मैं लिंक नहीं बनाऊंगा, वो आपके जहन में पहुंचने तक कन्वर्ज नहीं होंगे। तो यहाँ से ये जो बात निकल रही है वो डाइवर्जेंट थॉट है, ये आउटसाइड सॉरी इनसाइड आउट है सारी। और ये आपके लिए बेसिकली ये पूरा आउटसाइड एरिया है। इसको आपने एब्जॉर्ब अगर करना है तो आपने ये आउटसाइड इन लेना है। ये कन्वर्जेंट थिंकिंग कहलाती है। तो अगर आप इसको कन्वर्जेंट थिंकिंग के साथ इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे तो जो डिसीजन यहाँ लिया जा रहा है वो डिसीजन यहाँ पर पहुँच के कामयाब होगा। ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है चीज़ों को कम्युनिकेट करने का। तो पिक्टोरियली अगर ये बात मैं आपको वर्ड्स में लिखी हुई होती और मैं समझाता, आपको इतनी ज़्यादा आसानी से समझ में नहीं आती। तो इसलिए मैंने ये सारा इस पूरे कोर्स को दो हिस्सों में रखा था। एक मेरे अपनी ये स्लाइड्स जो मैंने बनाई हैं उसके हिसाब से, और एक आपकी बुक के टॉपिक्स के साथ, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि आपके पास जब चीज़ें पहुँचें तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर हो, आपको किसी भी हवाले से कोई इश्यूज ना हो। अच्छा जी, उसके बाद है जी फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन में
ये फैसिलिटेशन जो है बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है. He is expected to facilitate the team, facilitate the sponsor, facilitate the आपका प्रोजेक्ट टीम है, कस्टमर है, स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको फैसिलिटेट करने का काम होता है. इसीलिए वो हर एक से इंटरेक्ट कर रहा होगा. इंटरेक्ट करेगा तो इसीलिए उसका 90% टाइम है वो हमेशा यूज होगा कम्युनिकेशन. अब इस तस्वीर को देखें, अगर इसमें से कोई चीज़ आपको ऐसी लगती है कि जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन. मेरा इस तरह की जो तस्वीरें देने से जो मकसद है बेसिकली वो यही है कि यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड चीज़ों को. आप एक बहुत ही अलग अंदाज से देखने, सोचने, समझने की कोशिश करें. जिस तरह से यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें बताया कि ये है फोकस, एंगेज एंड गैदर. ये मेन वो एरियाज हैं. अब ये फोकस है, ग्रुप अटेंशन की बात करता है. इट बिल्ड्स कंसेंसस. जब ये जो कंसेंसस है वो बिल्ड होता है बिकॉज एवरीवन इज एंगेज्ड इन दैट ग्रुप डिस्कशन. और वही चीज़ फिर अदर्स में ये है डायरेक्ट इसको यूँ समझने के जब आप जो आपका इमीडिएट सबऑर्डिनेट है या आपका जो बॉस है उससे अगर आप डायरेक्टली इंगेज होते हैं तो आपकी बात उसको समझ में आएगी. लेकिन अगर उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुर्सी से नीचे है, कुर्सी के ऊपर बैठने का मतलब ये कि यू आर एबल टू सिट इन दैट चेयर. तो जब आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वही होगा जो आपको बताई जा रही है, तब तो आप डायरेक्शन भी दे सकेंगे. अगर आपका लेवल वो नहीं है, उससे लो लेवल है, तो अब आपके पास ऊपर से कोई भी इंफॉर्मेशन आए या नीचे से भी कोई इंफॉर्मेशन आएगी, यू विल नॉट बी एबल टू पास इट ऑन या उसके ऊपर एक्ट नहीं कर सकेंगे उस तरह से जिस तरह से करना चाहिए. इंगेज में इसने फिर यहाँ पर दिखाया कि लिसन विद क्यूरियोसिटी. और ये चीज़ जो है वो बेसिकली इस तरह से हम समझ लें कि ये अगर हम यूं लेके चलना चाहें या यहाँ से यूं लेकर चलना चाहें, दोनों सूत्रों में it has to be very much engaging all the time so that you are able to build consensus and create curiosity in your audience. और उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत होनी चाहिए, आपकी प्लानिंग और इंट्यूशन जो है वो उसमें बैलेंस होना चाहिए. उसकी बेसिस पे आप जब इंफॉर्मेशन को पास ऑन करेंगे तो योर ऑडियंस विल बी वेरी क्यूरियस टू लिसन टू यू व्हाट यू आर सेइंग. उसके बाद आप उसको एंगेज करते हैं और उस एंगेजमेंट में आप अपनी ऑडियंस को एंगेज करते हैं मैनेजमेंट के साथ लिंक करके. उससे आप करते हैं आपका जो कंसेंसस बिल्ड करते हैं. मतलब हर एक को जो आजकल बड़ा एक कॉमन टर्म सुनते होंगे, सब एक पेज पर हैं. तो एक पेज पर होने का मतलब यही होता है कि आप उसमें आपस में आप हम आहंगी होती है. उसकी बेसिस पे आपका जो फोकस है प्रोजेक्ट के लिए वो बड़ा स्पेसिफिक और डायरेक्टेड होता है towards achieving the goal of the project. So this is basically a very basic concept of facilitation. I think कि मैं सही बात क्लियर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ. आई डोंट नो. किसी के पास अगर कोई अभी सवाल है तो यू कैन रेज द क्वेश्चन, और वरना कम से कम कोई एक बोल दे, बता दे, ताकि मुझे लगे कि हाँ बात समझ में आ रही है. सर, हेलो सर. सर ये जो बैलेंस में लिखा हुआ है प्लानिंग एंड इंट्यूशन, ये जरा इसको जरा डिस्क्राइब कर दें, ये समझ नहीं आ रही. प्लानिंग होती है जिस तरह से हमने पिछली लेक्चर में दो चीज़ें पढ़ी थी, क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस. सही है. तो क्वालिटेटिव बेसिकली
आउटकम है इंट्यूशन का, और प्लानिंग जो है वो आउटकम है क्वांटिटेटिव एनालिसिस का। आप हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं। तो इन दोनों के दरमियान जब आप बैलेंस क्रिएट करेंगे तो आप अपनी बात को सही तरह समझा सकेंगे किसी को। अब मैं आपको इसको एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। दूसरी एग्जांपल आप इसको यूँ समझें कि पूरी दुनिया जो है उसमें दो तरह की चीज़ें हैं। एक है आपकी टेंजिबल चीज़ें हैं जिसको आप फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और एक होती है इंटेंजिबल जिसको आप ना देख सकते हैं ना फील कर सकते हैं, बल्कि आपको उसके हवाले से अपना जो इमेजिनेशन है उसको वाइड करना होता है। अब ये जो मैंने बात कही इतनी आसानी से अगर समझ में आ जाती तो मैं नहीं होता और आप नहीं होते। ये इतना आसान कॉन्सेप्ट नहीं है समझना, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ इसको समझाने की। वो ये है कि जैसे आप लोग जब मतलब क्लास अटेंड करते हैं तो आपको जो मैं चीज़ें दे रहा होता हूँ, जो कि आपके नोट्स की सूरत में या स्लाइड्स या प्रेजेंटेशन, और ये जो सारी चीज़ें मैं दे रहा हूँ ये सारी टेंजिबल चीज़ें हैं। ये है क्वांटिफिकेशन। आपको हर चीज़ जो है वो राइटिंग में मिली हुई है, आप उसको फिर घर पे जाके उसको प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जब उसको आपको पास ऑन कर दिया जाता है उसके बाद हम आपका टेस्ट लेते हैं। अब टेस्ट लेने का मतलब ये है कि अब आपने उस चीज़ को कितना समझा है, जो चीज़ आपको टेंजिबल फॉर्म में दी गई है वो जाके बैठ गई है आपके दिमाग में। अब आपके दिमाग में वही चीज़ जो है वो बेसिकली इंटेंजिबल है, ना मैं उसे देख सकता हूँ, ना टच कर सकता हूँ, ना फील कर सकता हूँ। तो अब उसको मुझे देखने के लिए क्या करना होगा? उसको देखने के लिए मुझे आपका टेस्ट लेना होगा। उस टेस्ट के नतीजे में मुझे पता चलेगा कि तुम्हारा एज a student, what is your level of understanding about any subject. So this is basically the back end of tangible and intangible. और यहीं पर यही चीज़ जो है वो जिसका अब इसको अब और अब आसान यूँ हो जाएगा कि जो प्लानिंग है वो बेसिकली आपको ये जो मैं चीज़ें दे रहा हूँ, स्लाइड्स और प्रेजेंटेशंस एंड नोट्स, ये सारे हैं प्लानिंग फेज। और इंट्यूशन आपका जो एग्जाम है वो बेसिकली आपका इंट्यूशन है जिसको मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर वो मतलब जो रिजल्ट है वो फिर बताता है कि मैंने कैसा पढ़ाया। और ये बेसिकली सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये मैनेजमेंट को भी इससे पता चलता है कि टीचर ने जो चीज़ पढ़ाने के लिए कही गई थी उसने उसे कैसा पढ़ाया और उसका रिजल्ट क्या आया। तो इस तरह से उसको भी एक इनडायरेक्टली एक इंफॉर्मेशन मिलती है मैनेजमेंट को कि वेदर टू कीप दिस टीचर कंटिन्यू विद टीचिंग प्रोफेशन और नॉट। इसी तरह से आप अपनी अब ये आप एज ए गुड प्रोजेक्ट मैनेजर दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक योर टीम अंडरस्टैंड कि जिस तरह चीज़ों को आप देख रहे हैं या समझ रहे हैं आपकी जो टीम है वो भी उसको उसी तरह देखे और समझे, तब तो आप प्रोजेक्ट के जो गोल्स हैं उसको अचीव कर सकेंगे। आई थिंक आई मेड माई पॉइंट क्लियर, लाउड एंड क्लियर। जी रवेल। ओके सर, थैंक यू। समझ में आ गया या नहीं यार? मतलब सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए कह रहे हो? यस सर, समझ आ गया। आ गया, गुड। यह है कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी एंड प्लान। अब मैंने जितनी बातें कही हैं ये उसी चीज़ को मैंने बहुत डिटेल में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब आपने ये खुद से पढ़ना है। और मैं नॉर्मली जिस तरह कुछ चीज़ें जो स्किप करता हूँ वो इम्तिहान में ज़रूर देता हूँ, ये मैं अभी से बता रहा हूँ। अब आप ये मत कहें कि जी वो पढ़ाया नहीं तो फिर इम्तिहान में क्यों देंगे आप? इसलिए कि आपको बहुत सारी चीज़ें आपको खुद भी करने आनी चाहिए। हर चीज़ आपको उंगली पकड़ के नहीं चलाया जाएगा। यू मस्ट गो थ्रू इट, read it, understand it, and then when I ask you the question, you should be able to answer. और अगर आंसर अभी मैंने अगर आपको जैसे मैंने कहा कि मैं इसको स्किप कर रहा हूँ और इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब मैं समझाऊंगा नहीं। अगर आप सवाल पूछेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं सवाल इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन इम्तिहान में हो सकता है कि आ जाए इसमें से कोई भी चीज़। सो यू मस्ट हैव अ वेरी थॉरो अंडरस्टैंडिंग। आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ की क्या बात हो रही है।
So this is very important. So you must go through it by yourself. इसके बाद है डेवलपिंग ए कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि मैं पहले भी, इससे पहले हमने जो मीडियम देख रहे थे उसमें ये सारी चीज़ें आई हैं। ये मुख्तलिफ पिक्चर्स हैं, ये कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आप डेवलप करते हैं। कम ऑन इन जो है ये बेसिकली ओपन डोर पॉलिसी मैंने आपको पहले भी बताई थी, एक्सप्लेन में कर चुका हूँ। ये कम ऑन इन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ओपन डोर पॉलिसी है। तो जब ओपन डोर पॉलिसी होती है तो आप अपनी बात अपने बड़े को आसानी से पहुंचा सकते हैं। इस वक्त अगर हमें अपनी कोई बात इमरान खान तक पहुंचानी हो तो हम उसके प्राइम मिनिस्टर हाउस में, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस तो बहुत दूर की बात है, इस रेड जोन कहलाता है, उस रेड जोन में भी आप दाखिल नहीं हो सकते, तो उससे मिलना तो बहुत दूर की बात है, तो आप अपनी बात उसको कन्वे नहीं कर सकते। तो जबकि वेस्ट में ये होता है कि वाइट हाउस जो है उसको हर सैटरडे को, या महीने में शायद एक सैटरडे, मुझे एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि वहाँ पर स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं या स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के, उनको वाइट हाउस वो टाइम सेट कर लेते हैं और उनको वाइट हाउस का विजिट करवाया जाता है, सो दैट दे अंडरस्टैंड कि जहाँ पर हमारी मुस्तकबिल से रिलेटेड फैसले होते हैं वो वहाँ पर काम किस तरह से होता है। और यहाँ पर मतलब मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार ली है, मुझे मैं आज तक कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस तो दूर की बात है, मैं गवर्नर हाउस भी छोड़ दें, ये नॉर्मल ये जो अल्ले तल्ले जो सेक्रेटरी होते हैं 2 टके के, उन तक के ऑफिस में आपको जाने की इजाज़त नहीं है। तो हम जो है ना इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी हम लाल किले पर झंडा गाड़ेंगे, ये बेवकूफ़ों की बातें हैं। सिर्फ कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए आपके हुक्मरान आपके सर पर बैठे हुए हैं। जब तक चीज़ों को आप अपने हाथ में नहीं लेंगे, और आप हाथ में कब ले सकते हैं, when you know your subject, when you know your job, when you uh, carry out your day-to-day activities in a responsible manner, only then you can say that you are doing your part of the job. मैं बार बार आप लोगों को ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ, इसकी वजह यही है कि हम मेजॉरिटी जो है वो चीज़ों को सही तरह नहीं कर रहे हैं। और बहरहाल ये वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये बंदरों को जो दिखाया गया है, ये कुरान की एक आयत भी है कि सुमन बुकमन उनके, वो देखते हैं मगर उन्हें नजर नहीं आता, वो सुनते हैं मगर वो बहरे बन जाते हैं, और जब भी बोलते हैं बेतुका बोलते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो कामयाब नहीं होते हैं। तो आपने देखना भी है, सुनना भी है, समझना भी है, और उसके बाद जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बोलना होता है, जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ नहीं बोलना होता। इसलिए कि अंग्रेजी में कहावत है कि विजडम स्पीक्स इन साइलेंस। तो खुदा जो है वो हमसे हम कलाम तो है, 24 घंटे हमसे हम कलाम है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आती, वो अपनी एक्शन से चीज़ें हमें बता रहा है। जैसे मतलब उसने जो चीज़ें खल्क की हैं, इसीलिए सूरह लुक़मान की 20वीं आयत कहती है सखर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, कि हमने ज़मीन और आसमान को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है, इसमें निकलो, मेरी निशानियों को देखो और मुझे पहचानो। तो हम उसे पहचानने की कितनी कोशिश करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसलिए कि हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में इतने इंगेज हैं कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का मौका ही नहीं है। तो मौका तो किसी के पास नहीं होता, निकालना पड़ता है टाइम। तो अगर आज मैं आपके सामने अगर कुछ बातें कर पा रहा हूँ तो सिर्फ इसीलिए कि मैंने इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया, तो समझ में आने लगी। जब तक मैं भी नहीं सोचता था तो मैं भी बिल्कुल ऐसे ही था जैसे आप हैं। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं मतलब आपको टाइम से पहले बूढ़ा बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना मौका मिल रहा है उसको उस तरह से सोचने समझने की कोशिश करें, एंड यू विल बिकम अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर। ये हैं कुछ सैम्पल टेम्पलेट्स फॉर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। इसको भी, ये सिर्फ सारी पढ़ने की चीज़ें हैं, और टेम्पलेट्स क्या होते हैं मैं बता चुका हूँ। तो ये प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब कैसे करना है, गैंट चार्ट आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है गैंट चार्ट, स्कोप क्या है, कॉस्ट क्या है, शेड्यूल क्या है, अजम्पशंस क्या है।
तो ये उसी के बेसिस पे ही आपने एक सिंपल टेम्पलेट फॉर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन आपने बनाया है। इस तरह के प्रोजेक्ट, ये दूसरा टेम्पलेट है मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। जिस तरह से आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनेगी उसको, उसके लिए आपको डेफिनेटली बताया गया होगा कि जी उसमें एक टेबल ऑफ कंटेंट होगा और फिर एग्जीक्यूटिव समरी होती है और इस तरह की जो चीज़ें बताई जाती हैं, तो वो ये सारी कम्युनिकेशंस की बातें हैं आपको। अच्छा जी, इफ़ वी आर वर्किंग इन फ्रांस, जर्मनी और टर्की, ये रेहान का सवाल है। These nations are known where the humans understand their own national language. How would you communicate in these countries? तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी कहें, इंग्लिश इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज, वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, दैट इज योर कंसर्न। तो फ्रांस और जर्मनी जो है, ये दो ऐसे कंट्रीज हैं, इवन टर्की भी, कि वो लोग अपनी ज़बान पे फ़ख्र महसूस करते हैं। हमारी मुसीबत ओवर द ईयर्स ये हुई है कि जो हमारी एलीट क्लास है वो ऊपर पहुंचती है उस वक्त है जब उसे अंग्रेजी आती हो। तो जो नीचे वाले हैं, पीले स्कूल वाले, उनको अंग्रेजी पढ़ाई नहीं जाती या पढ़ाई जाती है बहुत ही सरसरी सी। उसको तो चलो पढ़ाया नहीं आपको, कोई बात नहीं, आपके हाथ पैर आजकल तो बंधे हुए नहीं है, पूरा नेट भरा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के वाले से। आपने उसके लिए कितनी एफर्ट की है? कोई एफर्ट नहीं करते हैं। तो जब हम एफर्ट नहीं करते तो फिर हम पीछे भी रहते हैं। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अनफॉर्चुनेटली हम उसके लिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए हम पीछे रह जाते हैं। सो इसको इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, यू विल नॉट डू जस्टिस विद योर असाइनमेंट। सो इसके लिए यू हैव टू हैव अ वेरी थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन शॉर्टकमिंग्स, कि आपकी जो, देखें, आपको स्कूल कॉलेज की हद तक तो उंगली पकड़ के चलाया जा सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे उंगली पकड़ के कोई नहीं चलाएगा। मैं अगर आपको जितना इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू कि ये दिस इज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको इतना डिटेल में जाके चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ। बट व्हाई आई एम डूइंग इट, बिकॉज कि हमारे पास इसमें एक तो अच्छी बात ये हुई है कि इसमें हमें टाइम बड़ा अच्छा मिल गया और इसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत कम हो रही है, बल्कि ना होने के बराबर है। इसलिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इतनी डिटेल में मैं बता पा रहा हूँ। अगर ये नहीं होता तो शायद मैं आज आपके साथ इतनी डिटेल में, अगर क्लास में अगर हम यही सब्जेक्ट पढ़ रहे होते तो मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से जा रहा होता। अब मैं जब तेज़ी से जाता हूँ, या मैं या नहीं, कोई और टीचर भी अगर बहुत तेज़ी से चीज़ों को स्किप करता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वह अपने घर पे जाके बस ठंड प्रोग्राम चांद रात में बैठेंगे किताबें खोल के। हमारी मेजॉरिटी का मसला एग्जैक्टली यही है कि वो चांद रात में किताबें खोलते हैं और उनको कुछ समझ में आती नहीं है, तो फिर जैसे तैसे उल्टा सीधा जो समझ में आता है वो छाप कर आ जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि जी वो टीचर ऐसा और टीचर वैसा पढ़ाते नहीं है, ये नहीं करते, वो नहीं करते। मैं आपको बताऊं कि वेस्ट में, मैं तो वहाँ पढ़ा भी हूँ और पढ़ाया भी है, वहाँ पर स्पेशली यूनिवर्सिटी लेवल पे जो एजुकेशन होती है उसमें उसमें तो टीचर आपको सिर्फ किताबों के नाम बता देता है। क्लास में तो सिर्फ लेक्चरिंग होती है, उसमें कोई स्लाइड, कोई प्रेजेंटेशन, कोई वो नहीं होती है। जो मैंने जिन्होंने मुझसे एथिक्स पढ़ी है उनको मैंने वो वीडियो शेयर की थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, तो उसमें आप देखेंगे वो टीचर जो है वो आके सिर्फ लेक्चर दे रहा था और बीच में सवाल जवाब हो रहे थे, उसमें वो उसको जवाब दे रहा था, अदरवाइज ही वो सिंपली लेक्चरिंग। और उसने जो पहला लेक्चर, अगर आपको मौका मिले यूट्यूब पे जाके चेक करें, एथिक्स सिर्फ लिखेंगे हार्वर्ड एथिक्स लेक्चर्स तो आपको मिल जाएगा। उसका जो पहला लेक्चर है उसको आप जाके सुने, उसमें उसने 4 किताबों के नाम दिए हैं और वो पूरे 12 जो उसने वीडियोस डाली हैं 1-1 घंटे की, उसको पूरी वीडियोस आप देख लें, उसमें उसने सिर्फ लेक्चर दिया, उसने ये तक मेंशन नहीं किया कि ये टॉपिक किस किताब के किस पोर्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर तो आपको 25 एमसीक्यूज आने हैं, वो उसके मार्क भी किया हुआ है और वो सामने रख दिया कि इसमें से आएगा, और उसके बाद भी अगर किसी के पूरे नंबर नहीं आते तो फिर मतलब उसकी उसकी अकल पे रोया ही जा सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। और वो भी यूनिवर्सिटी लेवल पे, और वो भी साथ में 8वें सेमेस्टर में।
जबकि आपके पास इस वक्त तो हर चीज़ आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। तो आप अपने आप को थोड़ा सा इस हवाले से प्रिपेयर करें। अगर आपने वाकई वहाँ जाके काम करना है तो अपने आप को उस हवाले से प्रिपेयर करना होगा। अगर नहीं तो फिर तो मतलब जैसे जिंदगी गुजर रही है वैसे ही जो 18 करोड़ बगैर पढ़े लिखे भी तो जिंदा हैं, तो आप भी जिंदा रहें और जिंदगी गुजारने क्या फर्क पड़ेगा। सो आई थिंक कि मेरे जवाब से पता नहीं आप सेटिस्फाई हुए या नहीं हुए, बता दें। रहन क्या कहते हैं आप? अच्छा, शुक्र है। सो इसमें शर्माने की बात नहीं है। मुसीबत है वो, मैं ये बात इसलिए दिल से मेरा दुख होता है मुझे कि हमारे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का हाल ये है कि ना उनको अंग्रेजी आती है ना उर्दू। उर्दू भी सही से नहीं आती है। अगर मैं अभी प्योर उर्दू में बात करनी शुरू करूँ, मैं अक्सर जो शेर लिख के डालता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर इसका मतलब तो मुझे, हमें तो लफ्ज़ी मतलब समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब ही नहीं समझ में आया। अब उर्दू आपकी लैंग्वेज है और अगर वो भी अगर आपको नहीं आती है तो इसमें यू आर सपोज टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि अब इस स्टेज पर आने के बाद अब आप किसी सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकते। जो आपके अपने इख्तियार में कम से कम वो तो करना शुरू करें, फिर चीज़ें खुद बहुत सही होनी शुरू हो जाएंगी। सो दिस इज सिंपल टेम्पलेट फॉर मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट किस तरह बनती है, ये उसका टेम्पलेट दिया हुआ है। उसमें आपने डिस्क्राइब करना है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट अकम्पलिशमेंट और ये सारी चीज़ें। तो ये सारी भी कम्युनिकेशन में आती हैं। इसके बाद है जी सिंपल टेम्पलेट फॉर लेटर ऑफ एग्रीमेंट फॉर क्लास प्रोजेक्ट। तो ये एक और सैंपल है जिसमें आपको स्टूडेंट्स गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, मीटिंग इंफॉर्मेशन, आपका जो एसडीपी है उसको और इसमें जो चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की हुई, उन दोनों को कंपेयर करेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली उन दोनों में क्या मुमासलत है। मैं इसको इसलिए स्किप नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये मैं स्किप बहुत सारी चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ कि यू शुड पुट इन एफर्ट, कुछ चीज़ों को खुद से देखने, सोचने, समझने की कोशिश करें। इस वक्त तो सबसे आइडियल टाइम है पढ़ने लिखने के हवाले से, अगर आप वाकई चीज़ों को उस तरह से सोचना समझना चाहते हैं। आउटलाइन फॉर अ फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये आपकी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो आप अपने एसडीपी प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट लिखेंगे, उसमें बहुत हद तक जो है वो इसी में से चीज़ें होंगी, इसी तरह की चीज़ें होंगी। तो और अगर वो ना भी हों तो ये फिक्स नहीं है, ये मैं बता दूं कि जो यहाँ पर आउटलाइन दी हुई है एग्जैक्टली हर प्रोजेक्ट इसी तरह से होगा, ये ज़रूरी नहीं है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक अलग स्टाइल होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को कंपाइल करने का। तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं वहाँ अगर आप उसकी आर्काइव में जाएंगे, जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स कहलाते हैं, जिस तरह आपके पास जो आपकी रिसर्च लैब है फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पर पुरानी जो रिपोर्ट्स रखी हैं वो आर्काइव कहलाती हैं। वहाँ से आप जाके रिपोर्ट्स देखें और उससे आपको आइडिया होगा कि रिपोर्ट कैसे कंपाइल करनी है। और आपको जो भी सुपरवाइजर होगा वो भी आपको यही बताएगा कि इसी तरह से आपने अपनी रिपोर्ट कंपाइल करनी होती है। उसकी फिर 3 कॉपियाँ बनती हैं, एक एक्सटर्नल को जाती है, एक इंटरनल के पास जाती है और एक आपके पास रहती है। ये बिल्कुल बिजनेस रिलेटेड सारे एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपसे करवाई जाती हैं और आप समझते हैं कि हमने पता नहीं उठा के, समझ में कुछ आया नहीं और हमें सिर्फ रिपोर्ट राइटिंग में उलझा के रखा हुआ है। फाइनल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन आइटम्स, ये भी फिर इसी तरह से प्रोजेक्ट रिपोर्ट का ही एक फॉर्मेट है, ये भी एक फॉर्मेट है, ये भी एक फॉर्मेट है। फिर लेसन्स लर्न रिपोर्ट, ये एक और फॉर्मेट है, इसको टेम्पलेट कहते हैं। और ये जो सवालात हैं, व्हाट वर योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब ये सवालात आप अपने आप से पूछेंगे और उसका जो जवाब होगा वो आप कंपाइल कर लें, वो आपकी रिपोर्ट बन जाती है। इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। हाउ वुड यू लिंक योर नेशनल प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड वाइड? नेशनल प्रोजेक्ट्स को वर्ल्ड वाइड आप कैसे लिंक करेंगे? हम कर ही नहीं सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्लाई ही नहीं होती। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली थूक लगा के काम करने वाले लोग मिलेंगे मेजॉरिटी। इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत तरीके से बनाए जाते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है, जो पीएमआई है, पूरी दुनिया के प्रोजेक्ट्स को जो उन्होंने इसके लिए हर साल वो 25 ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको
अवार्ड देते हैं कि जो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं और ट्रू स्पिरिट के साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अपने प्रोजेक्ट्स को अकम्प्लिश करते हैं टाइमली मैनर में, और डॉक्यूमेंटेशन और हर लिहाज से उनका असेसमेंट होता है। हमारा मुल्क जो है वो आपको किसी भी इस तरह के फोरम पे नजर नहीं आया कि जी हम पहले नंबर पर हैं। करप्शन में आपको सबसे टॉप टॉप 10 में आप मिलेंगे, करप्शन फ्री में आप बॉटम 10 में मिलेंगे। तो हर वो चीज़ जहाँ पर अब आप ये कहें कि जी मैं इसका मतलब इनडायरेक्टली अपने मुल्क को बुरा भला कह रहा हूँ, बुरा भला नहीं कह रहा हूँ। आपको जब तक अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, आप अपने आप को सही नहीं करेंगे कभी भी। इसलिए आपको ये बताना ज़रूरी है कि आप कहाँ पर गलत हैं और क्यों गलत हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सो आई थिंक कि मैंने आपको जवाब दे दिया है। वी कैन नॉट लिंक आवर प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड वाइड। उसके बाद है जी ये मीटिंग मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर अब आएगा। मीटिंग मैनेजमेंट के लिए कहा जाता है कि मीटिंग्स आर ओकेजन्स वेयर आवर्स आर वेस्टेड एंड मिनट्स आर डॉक्यूमेंटेड। तो जो जो मीटिंग की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको जो डॉक्यूमेंट किया जाता है तो वो बेसिकली मिनट्स ऑफ मीटिंग कहलाते हैं। अभी आपको शायद नहीं पता होगा इसके बारे में, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको समझ में आएगी बात कि इनको मिनट्स कहते हैं। तो ये उसी के ऊपर एक तरह से इनडायरेक्टली तंज है। तंज इस सेंस में है कि मीटिंग्स, बहुत ज़्यादा मीटिंग करना जो है वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है। एक अच्छा जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो मीटिंग करने के बजाय जो है वो वर्क अराउंड मैनेजमेंट करता है। वर्क अराउंड मैनेजमेंट ही होती है कि जिस तरह से वर्क स्टेशंस बने होते हैं तो उनके उनके जो कंप्यूटर्स हैं उसके ऊपर जब जो स्क्रीन चल रही होती है वो सिर्फ अपने जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं या जो वॉर रूम होता है जहाँ पर सारे टीम मेंबर्स बैठे होते हैं उनके कंप्यूटर खुले होते हैं और उसकी स्क्रीन देख के वो अंदाज़ा लगा लेता है कि बंदा एक्स जो है वो उसके पास क्या असाइनमेंट है और वो उसका स्टेटस क्या है इस वक्त। तो वो नॉर्मली अवॉइड करता है मीटिंग्स को, क्योंकि वहाँ पर टाइम ज़ाया होता है ज़्यादा बनस्बत इसके कि कोई फ्रूटफुल चीज़ें हों। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने बिल्कुल मीटिंग नहीं करनी होती, मीटिंग करनी होती है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये इसके बाद मीटिंग के फोकस हैं। दो दो तरह की मीटिंग फोकस आपको नजर आएंगे। हाउ कैन वी लीड प्रोजेक्ट्स इन दिस कंट्री इफ वी डू नथिंग? इसमें आपने सिर्फ अभी जब आप जाएंगे तो आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। आप ने जाना है अपने एज एन असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे आपकी हायरिंग होगी। आपने चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और वहाँ पर जितना आप बेहतरी ला सकते हैं चीज़ों में वो लाने की कोशिश करते चले जाएंगे। और आप अगर उसमें कामयाब हो जाते हैं तो आप प्रोजेक्ट आपका जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड इट हैपेंस, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। मैंने जब ये कहा तो मैं एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। 90% आपको जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नज़र नहीं आएगी। कुछ कंपनीज हैं जहाँ पर वाकई प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट के तौर पे लिया भी जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं हो रहा। बिल्कुल काम ना होता तो शायद आज हम जहाँ खड़े आज वहाँ भी हम शायद ना खड़े होते। मीटिंग फोकस में दो तरह की मीटिंग्स होती हैं, एक रिव्यू मीटिंग होती है और एक में जब आप कोई चीज़ नई लेकर आना चाह रहे होते हैं मार्केट में। तो इन दोनों का फोकस क्या होना चाहिए? व्हाट विल बी द इंफॉर्मेशन फ्लो? रिव्यू मीटिंग वन डायरेक्शन होती है, ये मल्टी डायरेक्शनल होती है। मतलब ऑडियंस भी जो कंडक्ट कर रहा है उससे बातचीत कर सकता है। व्हाट विल द मीटिंग आउटकम और प्रोडक्ट्स बी? तो इसका जो आउटकम है उसमें इंफॉर्मेशन, अपडेट्स और फीडबैक मिलता है। इसमें डिसीजंस होते हैं, एक्शन प्लान्स होते हैं और रिजॉल्व इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। व्हाट विल बी द ग्रुप साइज? बहुत बड़ी ऑडियंस होती है, इसकी लिमिट नहीं होती है। जिस तरह से एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, तो उसमें बहुत सारी ऑडियंस होती है। जिस तरह से समझ लें कि इमरान खान अगर एक जलसा करता है तो उसमें ऑडियंस देखें, और एक असेंबली में होता है तो वहाँ पर ऑडियंस होती है।
तो वो बेसिकली उसमें वहां पर बेसिकली तो उनको क्रिएट करना चाहिए, लेकिन वहां पर वो एक दूसरे की टांग खींच के चीजों को बर्बाद कर रहे होते हैं। तो मुल्क आगे कहाँ से बढ़ेगा? जो अपोजिशन है वो सिर्फ टांगे खींचने के लिए बैठी हुई है, किसी चीज में उनकी कोई इनपुट नहीं होती है, किसी चीज में वो ये नहीं बताते कि जी हम चीजों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। और फिर मुसीबत ये है ना कि जो सामने बैठा हुआ है, जो मुझे आपका इमरान खान को या नवाज शरीफ को, वो तो अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं। वो समझते हैं कि जी हमसे अक्लमंद अगर ये होते तो फिर यही प्राइम मिनिस्टर ना होते। तो वो उनकी बात को ईगो का मसला बना के उसके ऊपर अमल नहीं करता। तो हम एक दूसरे की टांगे खींचते रहेंगे, और ये चीज़ आपको ऑफिस पॉलिटिक्स कहलाती है, जो कि आपको जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये ऑफिस पॉलिटिक्स भी आपको फेस करनी पड़ेगी। सो दिस इज इट। उसके बाद कहता है जी हाउ लॉन्ग विल द मीटिंग बी। इसका ड्यूरेशन नॉर्मली 30 मिनट्स 90 मिनट्स होता है, क्योंकि आप, लेकिन ये जो है ये 3 घंटे और उससे भी ज़्यादा भी हो सकती है। और आइडियली इनको जो हमारे जो कर्ता धर्ता हैं उनको ये वाली अप्रोच अपनानी चाहिए, लेकिन वो ये वाली अप्रोच करते हैं और खाते हैं खाते हैं पीते हैं और बस दुकान लपेट के और सब चीज़ें बंद कर देते हैं। हाउ फ्रीक्वेंटली विल वी मीट। ये वीकली मंथली क्वार्टरली ईयरली होती है, और ये एड हॉक होती है, जब जरूरत पड़े तब आप इसको अरेंज करनी होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। इसमें अब एक कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेशन चैनल्स का। इससे रिलेटेड एक छोटा सा सवाल भी होता है, जो कि पीएमआई के एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगर तो दो लोग हों तो उसमें अगर सपोज करें कि ये सब नहीं है, ये दो लोग बैठे हुए हैं, तो इसमें जो चैनल होगा ये यहाँ से यूं जाएगा और यहाँ से यूं आएगा, तो दो चैनल्स होंगे। अगर यही तीन हो, अगर इन तीन को अलग करते हैं और ये तीन लोग हों, तो एक चैनल ये होगा, एक चैनल ये होगा और एक चैनल ये होगा। ठीक है ना? तो ये तीन लोग होंगे तो तीन चैनल, तो दो हैं तो दो चैनल, तीन है तो तीन चैनल। तो क्या 10 होंगे तो 10 चैनल होंगे? 10 चैनल नहीं होंगे। इसके लिए फार्मूला है। उसका फार्मूला ये है कि n ब्रैकेट n-1 डिवाइडेड बाई 2, where n is the number of people engaged in the communication channel। तो आप इस फार्मूले को आप रखें तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इससे रिलेटेड सवाल आप कम्युनिकेशन चैनल में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लिखेंगे तो आपको फार्मूला भी नजर आएगा, उसकी सॉल्व एग्जांपल भी मिल जाएगी। बहुत सिंपल है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया है। इसके साथ ही ये कम्युनिकेशन जो है वो हो गया आपका। यानी यानी सर इसका मतलब अगर 10 बंदे हैं, 10 मेंबर्स हैं तो 45 चैनल्स हो गए। यस, इसलिए कि n इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो 10-1 इज 9, तो 10 इंटू 9 इज 90, 90 डिवाइड बाई 2 इज 45। और आप ये करके भी देख लें कि 10 बंदे इसी तरह बिठाएं और उसमें एरोज बनाकर देखें, वो 45 बनेंगे। ठीक है? सो यू आर राइट, ओके सर। इसका आंसर बिल्कुल 45 होगा। तो सो यू सी कि ये 2 और 3 की हद तक तो बड़ा आसान था उसको कैलकुलेट करना, लेकिन जब आपके नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाते हैं तो आपके कम्युनिकेशन चैनल्स जो है वो भी बढ़ जाते हैं। So this is all about communication, and now we move on to the ये हमने पढ़ लिया है और ये भी हमने पढ़ लिया है। मैं इससे आगे इसलिए जा रहा हूँ कि ये स्टेक होल्डर मैनेजमेंट से बाहर आया है। दूसरा जो आज का टॉपिक है वो है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। स्टेक होल्डर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी स्टेक होल्डर, जो कि आपके प्रोजेक्ट से डायरेक्टली हिट हो रहे होते हैं, आपके प्रोजेक्ट का जो आउटकम है उनको डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा होता है। तो उसमें नॉर्मली आपकी जो प्रोजेक्ट टीम है, वो जो आपका प्रोजेक्ट स्पॉन्सर है वो आपका प्राइमरी स्टेक होल्डर है, आपका कस्टमर प्राइमरी स्टेक होल्डर है, इसी तरह से आपकी जो मैनेजमेंट है वो प्राइमरी स्टेक होल्डर है, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट से के प्लस माइनस से आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट की जो आउटकम है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। एक है स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन, उसका एनालिसिस, उसकी कम्युनिकेशन और उसमें एंगेजमेंट, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। तो अगर आपको बिल्कुल शुरू का लेक्चर अगर याद हो
मैंने आपको बताया भी था, मुझे मेरा ख्याल है कि इसको यहाँ पर करना चाहिए था एक्चुअली। मैं देखता हूँ, मेरा ख्याल है कि ये है जी। तो जो 49 प्रोसेसेस हैं उसमें स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, इसमें 4 प्रोसेसेस हैं और यही 4 प्रोसेसेस उस डायग्राम में भी थे। आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर, प्लान स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, मैनेज स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, मॉनिटर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। तो यहाँ पर अगर शायद उसमें नाम थोड़े से अगर चेंज भी हैं तो उसका रीज़न ये है कि सर वो एक क्वेश्चन था जी, सर, वो कल के लेक्चर की स्लाइड्स अपलोड कर दीजिएगा। कौन सी? जो अभी कल के लेक्चर की स्लाइड्स। हर चीज डाली हुई है, मुसीबत ये है कि तुम लोग देखते नहीं। नहीं, वो जो हमने सर जो हमने पढ़ा था, एक स्लाइड पढ़ी थी ना PMNED के नाम से। मैंने वो डाली हुई है। मैंने ये भी बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जरा जाके तुम देखो तो सही। तुम लोग मसला मुझे सारा रोना इसी बात का है कि तुम लोग देखते नहीं हो, देखने तक की जहमत नहीं करते। मैंने डाली हुई है वो स्लाइड, ओके प्रोजेक्ट सर, मैं चेक करता हूँ। नट शेल के नाम से मैंने अपलोड की हुई है, उसको डाउनलोड कर। प्रोजेक्ट मैंने, ओके ओके ओके, नाम वो है, ठीक ठीक, सही है सर, थैंक यू। मैंने पूरी, मतलब मुसीबत ये है ना कि देखी नहीं है। देखी भी थी तो उसको डाउनलोड नहीं किया कि का ये वैसे फजूल में उठा सर वो है मेरे पास, डाउनलोडेड है। डाउनलोड है तो उसको खोल के देखना तो चाहिए ना यार, या नहीं देखना चाहिए। मैं ये नहीं, मेरी ये नहीं समझ में आता है कि पता नहीं मैं किस तरह से समझाऊं बातों को। इतना मैं अभी ओके सर, थैंक यू। मैंने तुम लोगों को बताया कि देखो, यूनिवर्सिटी लेवल पे उंगली पकड़ के नहीं चलाया जाता है। इसके बावजूद मैंने जब जो चीजें लोड करता हूँ मैं उसके लिए एसएमएस करता हूँ, क्लास शुरू होने से पहले बताता हूँ कि जी क्लास शुरू होने वाली है, तो वो टहलते हुए चले आते हैं। आज भी अभी एक साहब जो है उन्होंने मैसेज किया कि जी मेरी लाइट नहीं है। एक तो एक हमारे पास लाइट नहीं है, तो एक एक घंटे का लेक्चर जो है वो आप ऑनलाइन, अब ये हर एक के पास मोबाइल तो है और मोबाइल में तो लाइट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक घंटे का चार्ज करके उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन नहीं करना है। मसला सारा ये है कि हमें नहीं पढ़ना है, पढ़ना नहीं है सिर्फ। आसानी से हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर भाड़ में गई पढ़ाई और भाड़ में गया सब कुछ। ये हमारा मसला है सारा। इसी चीज का मुझे दुख और अफसोस होता है कि टीचर अपनी जान मारता है लेकिन स्टूडेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ये प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर है, उसके बारे में पूरी बात बताई गई है कि ये जो सर्कल बने हुए, ये सर्कल ऐसे ही सिर्फ डायग्राम नहीं है। ये किसका कितना इम्पैक्ट होगा, किस किस कौन कहाँ से कितना लिंक अप होगा, ये उसके बारे में बात की गई है। ये प्रोजेक्ट मैनेजर बिल्कुल सेंटर में है, उससे प्रोजेक्ट स्पॉन्सर चूंकि पैसे दे रहा होता प्रोजेक्ट के लिए तो वो उसके साथ लिंक में है। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम और इन सब का जो है सर्कल है, इसमें ये हाथ है। बाकी एक एक और फिर एक सर्कल बनता है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम से बाहर प्रोजेक्ट टीम के साथ लिंक है। वो वेंडर्स हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं। ये डायग्राम भी मेरी नहीं है, ये पीएमआई की डायग्राम है। जाके नेट पे चेक करो। कभी जब मैं इस तरह की बात करता हूँ तो कभी मेरी बात पे भरोसा नहीं करना होता है, घर पे जाके नेट को खोल के उसको चेक करने की आदत डालो। लिखो वहां पर प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर और उसके बाद इमेजेस क्लिक करो गूगल में जाके, वहां पर ये डायग्राम मिलेगी तुम्हें। और उसको जब तुम उस डायग्राम को क्लिक करोगे तो तुम्हें वेबसाइट पे लेके जाएगा कि ये आएगी, ये डायग्राम आई कहाँ से है। इस तरह से चीजों को चेक करने की आदत डालो, और सिर्फ इस सब्जेक्ट में नहीं, हर सब्जेक्ट में। कभी भी टीचर टीचर गलती कर सकता है। अगर वो जो पिछले क्लास में जो मेरा ख्याल है असद ने ही शायद कहा था कि जी वो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैंने गलत किया है, तो अगर उसके नंबर का इश्यूज नहीं होता तो शायद वो असद भी चेक नहीं करता घर पे जाके। वो तो नंबर का इशू था और उसे अंदाजा हुआ कि जी ये तो मेरे नंबर इस वजह से कम हो रहे हैं, तो उसने जाके चेक किया और उसने मुझे बताया, तो मैंने उसे एक्सेप्ट किया। गलती थी, जब गलती थी तो मैंने उसे एक्सेप्ट भी किया और उसको सही करके मैंने दोबारा अपलोड भी कर दिया। और लेकिन उसको भी किसी ने फिर डाउनलोड करने की और चेक करने की जहमत नहीं की होगी, उम्मीद यही है मुझे। इसके बाद ये है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट।
के बारे में, ये कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, उसमें इतने स्टेक होल्डर्स हैं, ये जो डायरेक्टली ये इम्पैक्ट हो रहे हैं वो कहलाते हैं प्राइमरी स्टेक होल्डर। ये हैं सारे प्राइमरी स्टेक होल्डर, और ये लोग जो हैं ये सारे सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स हैं। तो सिर्फ स्टेक होल्डर ऐसी चीज नहीं है कि वो, ये जो है ये इस तरह से, एक तरह से यूं समझिए कि जैसे आपका जो ये जो डैम का जो प्रोजेक्ट है वो मोर और लेस उसमें स्टेक होल्डर्स इस तरह से होंगे। तो मतलब ये स्टेक होल्डर मैनेजमेंट या जो कॉन्सेप्ट है इतना सिंपल और आसान नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या चीज़ें आती हैं और किस तरह से आती हैं। अब ये इसके बाद इसकी थोड़ी सी अब मैं आपको इसमें बता दूं, ये वेन डायग्राम है स्टेक होल्डर्स के पावर्स और उसके हवाले से। सर जी सर ये स्टेक होल्डर और एक जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी और एक होता है ऑनर ऑफ द कंपनी, इनमें डिफरेंस है या स्टेक होल्डर सेम है? स्टेक होल्डर तो एक बहुत बड़ा एरिया बनता है स्टेक होल्डर का। स्टेक होल्डर में वो कंपनी में ना भी हो, जैसे मैंने इस स्लाइड में अभी तो मैंने बताया कि ये कंपनी से लिंक नहीं है, ये सारे लोग कंपनी के बाहर के लोग हैं, लेकिन ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं। जो कंपनी के लोग होंगे वो प्राइमरी स्टेक होल्डर कहलाएंगे। तो जो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या ओनर है, दे आर प्राइमरी स्टेक होल्डर्स। और ये सारे सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स हैं जो बाहर हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जॉब नहीं करते लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन से उनका लिंक होता है। या तो वो सप्लाई, कोई चीज सप्लाई कर रहे होते हैं, या वो आपसे परचेज कर रहे होते हैं, या मतलब आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, या आपको मशीन्स दे रहे हैं, या मेंटेनेंस के लिए आपके पास कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं। तो दे आर ऑल सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स। तो आई सर थिंक अगर सिर्फ स्टेक होल्डर ही लिखा हो तो व्हाट डू दे मीन, प्राइमरी स्टेक होल्डर और सेकेंडरी स्टेक होल्डर? हाँ, जब स्टेक होल्डर लिखा होगा तो उसमें दो ही पार्ट बनेंगे, एक प्राइमरी बनेगा और एक सेकेंडरी बनेगा। प्राइमरी जो है वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो डायरेक्टली आपके प्रोजेक्ट से हिट हो रहे होते हैं। और सेकेंडरी स्टेक होल्डर वो होते हैं जो इनडायरेक्टली आपके प्रोजेक्ट में प्लस माइनस होगा। तो अब जैसे अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और उसमें फंडिंग आपको, प्राइमरी स्टेक होल्डर जो आपका स्पॉन्सर था उसने फंडिंग रोक ली, तो उसकी फंडिंग जब रुकेगी तो जहाँ से आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है उसका काम भी रुकेगा। तो आपके प्रोजेक्ट से वो इनडायरेक्टली हिट हुआ, जो आपका वेंडर था, तो वो इसलिए वो सेकेंडरी बन जाता है, और ये वाला जो है वो प्राइमरी होता है। आई थिंक कि मैंने बात समझा दी है कल या नहीं। सर सही है। ये हायर की स्पेलिंग, ये तुमने ये हायर कंपनी के स्टेक होल्डर की बात कर रहे हो, ये हायर की स्पेलिंग तो सही लिखो यार, HIRE होता है हायर स्टेक होल्डर्स। हाउ वुड यू हायर स्टेक होल्डर्स? यू डू नॉट हायर स्टेक होल्डर्स। आप स्टेक होल्डर्स को हायर नहीं किया जाता, हायर एम्प्लॉइज को किया जाता है। तो ये थोड़ी सी अपनी, मैं बार बार तुम लोगों से कह रहा हूँ अंग्रेजी को सही करो, सही करो, सही करो, लेकिन आई डोंट नो कि मैं किस तरह से और बताऊं कि अब ये हायर जो है बहुत ही बेसिक इंग्लिश का वर्ड है, और अगर इसकी स्पेलिंग इस स्टेज पे नहीं आती है, अब ये तुम अगर ये तुम लिख के जाओ अपने जहां पर जॉब करोगे वहां पर लेकर जाओगे तो तुम्हें जूते मार के बाहर निकालेगा इस बात पे। तो ये बेसिक इंग्लिश तो तुम लोग अपनी कम से कम इस स्टेज पर आके सही करो। ये हायर कंपनी का नाम लिख दिया उठा के यहाँ पर। अब ये मुझे नहीं पता मैं किस तरह से समझाऊं अब इससे ज्यादा। बारह मर्जी है, मैं क्या कह सकता हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। ये इस बात को मैं मिस्टेक नहीं कहूंगा, अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी। मैं इसको मिस्टेक नहीं कहूंगा, ये मिस्टेक नहीं है, ये ब्लंडर है बहुत बड़ा। इसलिए कि तुम्हें अभी तक मतलब ये तुमने सिर्फ इसलिए किया कि ये तुम रोजाना देखते रहते हो हायर कंपनी, इसलिए तुमने इसको यहाँ पर हायर लिख दिया। ये ब्लंडर है, ये मिस्टेक नहीं है। ये स्कूल में पढ़ाया जाता है, स्कूल और कॉलेज में आपको पता होनी चाहिए ये स्पेलिंग। यूनिवर्सिटी लेवल पे मैं ये इसको पिन पॉइंट ना करूं। अच्छा, अब यहाँ
ये वेन डायग्राम है उसकी। अब इसमें ये देखना है कि जो जिसके पास पावर होती है वो नॉर्मली डोरमेंट होता है। डोरमेंट का मतलब ये कि वो सोया हुआ होता है। इसकी मिसाल ये है कि जब आप अगर कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करें और पूरी बिल्डिंग खड़ी कर लें बगैर नक्शे पास करवाए हुए, तो आप जब तक बिल्डिंग बना रहे होंगे तब तक आपके पास कोई पूछने भी नहीं आएगा कि ये किसकी परमिशन है, कैसे बना रहे हो, क्या कर रहे हो। वो बिल्कुल ठंड प्रोग्राम सोया हुआ होगा अपने ऑफिस में। जैसे ही स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा अब वो आएगा आपके पास और कहेगा कि जी इसकी मुझे डायग्राम दिखाओ, आपने जो बनाया है वो डायग्राम के हिसाब से नहीं है। वो क्यों क्यों उस वक्त जागेगा? इसलिए कि वो चाहता ये है कि वो आपसे पैसे निकलवाए। तो जिसके पास पावर होती है वो नॉर्मली, तो जितने भी गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो नॉर्मली गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। इसके बाद है जी लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब है लीगल। लीगल जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है। वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर को इस्तेमाल करते हुए, ये पावर और लेजिटिमेसी ये दोनों एक 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 तरह से एक दूसरे के वो है। इसीलिए आपका जो असेंबली होती है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, और उसमें जो लोग बैठे होते हैं उनके पास पावर ही होती है कि वो करोड़ों और अरबों रुपए में खेल रहे होते हैं। मतलब एक छोटा सा कहीं हादसा हो गया, वजीर आला ने ऐलान कर दिया जी वो 10 लाख रुपए जैसे उसके बाप का माल है, तो बगैर सोचे समझे कि भाई इसमें कसूरवार कौन है, उसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो हमारा पैसा होता है, टैक्स का पैसा, जिसको वो बेदरेर इस्तेमाल करते हैं। क्यों? इसलिए कि उनकी जेब से नहीं जा रहा होता है। कभी किसी ने सुना कि जी बिलावल ने अपनी जेब से घर के लोगों के लिए 1 करोड़ रुपया दिया, जबकि उसके पास 1.5 अरब तो उसका डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं इस वक्त, जो कि उसने असेंबली में इलेक्शन लड़ने से पहले इलेक्शन कमीशन को सबमिट किया है। 1.5 अरब। उस 1.5 अरब में से वो 1 करोड़ अगर दे दे तो वो ऐसा ही है जैसे 0.01% उसने अपने खजाने में से दिया है, लेकिन उस 1 करोड़ से पूरा जो थर है उसका नक्शा बदल सकता है। लेकिन कभी सुना कि उसने कभी दिया हो? लेकिन अपने आली मवालियों को पैसे बांटने हो तो लाखों और करोड़ों रुपए ऐसे बांटते हैं जैसे उनके बाप का माल है। ये उसके पास, जिसके पास पावर होती है उसके पास लेजिटिमेसी भी होती है, और वो लेजिटिमेसी हम देते हैं अनफॉर्चुनेटली। हम ऐसे लोगों को जब ऊपर लेकर आएंगे तो हम इसी तरह से खजल खुआर भी करेंगे। और ये जो दोनों स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट एंड डिस्क्रिशनरी, ये डोमिनेंट भी हैं, इसीलिए ये ओवरलैप हो रहा है। इसके बाद है लेजिटिमेसी एंड अर्जेंसी। तो अर्जेंसी में आपके पास जो आया है वो है डिमांडिंग स्टेक होल्डर। तो वो डिमांड कर रहा होगा, जैसे अगर आपके जो सबऑर्डिनेट है, अगर वो आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपका जो नीचे सबऑर्डिनेट है वो आपके पास एक डिमांड लेकर आया कि जी ये चीज़ नहीं है। अब आपने कहा कि यार अभी पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं है तो फिर प्रोजेक्ट तो रुक जाएगा, तो उसकी जेब से तो कुछ नहीं जाएगा। मैनेजमेंट आपको पकड़ लेगी। क्यों पकड़ेगी? इसलिए कि ये आपकी जिम्मेदारी थी कि अरेंज करना है उसके लिए, तो वो डिमांडिंग है। इस डिमांडिंग को इन्होंने ओवरलैप किया है डिस्क्रिशनरी के साथ। तो यहाँ पर आ गई फिर ये डिपेंडेंट स्टेक होल्डर, ये दोनों मिलके डिपेंडेंट होंगे, तो ये लॉ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और ये जो है वो अपने बॉसेस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इसी तरह पावर और अर्जेंसी के दरमियान जो है वो डेंजरस स्टेक होल्डर है। डेंजरस स्टेक होल्डर का मतलब है कि अगर इसकी डिमांड आप पूरी नहीं करेंगे वो डेंजरस हो जाएगा। ये सोया हुआ है, चूंकि इसके पास पावर है तो वो डेंजरस हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट के लिए। और ये सारे जब मिलते हैं तो ये डेफिनेटिव स्टेक होल्डर, ये सारे जो है वो डेफिनेटिव स्टेक होल्डर हैं। जो नॉन स्टेक होल्डर है वो इससे बाहर है, वो उसमें है ही नहीं, तो उसका जब स्टेक नहीं है तो वो स्टेक होल्डर बनेगा नहीं। इसकी मिसाल ये है कि अगर एक ब्रिज, आपका घर है जी कोरंगी में और आपका जो जो ऑफिस है वो है डिफेंस में, ठीक है जी, तो अब अगर एक ब्रिज कोरंगी में बनता है तो उससे आपको कन्वीनियंस मिलेगी, लेकिन अगर डिफेंस में कोई ब्रिज बनता है जो कि आपके ऑफिस से थोड़ा सा हटके है तो वो बने या ना बने उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आप उसके लिए कभी आवाज भी नहीं उठाओगे।
तो बिकॉज यू आर अ नॉन स्टेक होल्डर फॉर दैट ब्रिज। लेकिन अगर करूँगी मैं सड़क में, चूंकि आपका रोजाना वहाँ आना जाना है, तो वहाँ जब आपको हर्डल्स आएंगे तो वहाँ पर आप डिमांडिंग हो जाएंगे। यू विल कीप ऑन डिमांडिंग कि भाई यहाँ पर ब्रिज होना चाहिए ताकि मैं अपनी कम्यूटिंग जो है वो आसान कर सकूं। तो ये है इसका प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स कॉन्सेप्ट। बिफोर प्रोजेक्ट जो है वो कस्टमर भाग रहा होता है और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, और आफ्टर प्रोजेक्ट क्या होता है, कस्टमर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ रहा होता है। ये एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि उसके पैसे अब लग चुके हैं। जब तक पैसे नहीं लगे हुए तब तक वो पैसे लेने के चक्कर में घेर रहा होता है। इसके बाद है जी लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस। स्टेक होल्डर इन्फ्लुएंस, रिस्क और अनसर्टेनिटी। जब प्रोजेक्ट शुरू होता है तो इनका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत हाई होता है, और जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनता जाता है तो चूंकि अब उसका हाई क्यों नहीं रहता है, स्टेक होल्डर का इन्फ्लुएंस अब हाई क्यों नहीं होता, इसलिए कि अब अगर वो कोई चेंज लाना चाहेगा प्रोजेक्ट में तो उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर जैसे बिल्डिंग बन गई, अब उसने कहा कि यार इसका पिलर जो है वो यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए, तब वो पूरी बिल्डिंग तो नहीं गिराएगा उसके लिए, तब उसका वो चाहे भी तो उसका जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये उसका रिस्क में, इसी तरह अनसर्टेनिटी में और स्टेक होल्डर में ये रिलेशनशिप है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसकी। ये फिर स्टेक होल्डर्स ही को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। ये हैप्पी स्टेक होल्डर्स हैं, ये अनहैप्पी या डिसग्रंटल्ड स्टेक होल्डर्स हैं। ये प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसका काम ये है कि वो इन सब को सेटिस्फाई करे अल्टीमेटली आपके कस्टमर को। और अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई है तो यहाँ पर आके वो हंस रहा होगा, यहाँ पर इसका मुंह चढ़ा हुआ होगा। तो एज अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर आपको यहाँ पर होना चाहिए, उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी, तब आपका कस्टमर जो है सेटिस्फाई होता है। This is done for today. So we have completed, we are now left with two more topics. एक है resource management and the other one is दूसरा है quality management. So probably we will inshallah be doing it on Monday and hopefully, मुझे अभी कंफर्म नहीं है लेकिन मेरा ख्याल है कि next week is your last week. So we will be done with अब तक हमने वहाँ पर अगर हम बात करें तो 6 चैप्टर हमने वहाँ पढ़ लिए हैं, और जो बुक के चैप्टर्स की बात वो 6 चैप्टर्स हमने वहाँ पढ़ लिए हैं, और ये आपके 8 नॉलेज एरियाज हमने कवर कर लिए हैं। 2 नॉलेज एरियाज यहाँ पर बाकी हैं, और वहाँ के हिसाब से अगर हम प्लान जो हमने किया था उसके हिसाब से 10 चैप्टर बनते हैं। लेकिन अगर वो 10 चैप्टर ना भी करें तो कोई इशू इसलिए नहीं है कि वो जो टॉपिक्स हैं वो सारे वो हैं जो कि हमने इन 10 स्टेक होल्डर, ये जो आपका 10 नॉलेज एरियाज हैं उसमें समहाउ और दी अदर वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि रह गई हो जिससे आपको ये लगे कि जी ये 10 चैप्टर कहाँ पर पढ़ाए तो 6 हैं। मैं आपको मंडे वाली क्लास में मैं बता भी दूंगा चारों जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उसको खोल के। आइडियली तो ये है कि आपको घर पे जाके खुद ही चेक कर लेना चाहिए कि ऐसा है या नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। ना हो तो उसमें से फिर आपको आइडियली करना यही चाहिए कि उसमें से वो सवाल निकाल कर लेकर आए और यहाँ पर जब क्लास में बैठे तो वो सवाल पूछें। लेकिन मैं तो सवाल का बोल बोल के हर चैप्टर हर क्लास में बोल बोल के थक गया, लेकिन कभी भी किसी ने सवाल पूछने की जहमत नहीं की है। 2-4 लोगों को छोड़ के, एक इरहान का, असद ने, आविल ने, एजाज ने आज तक कभी कोई सवाल नहीं पूछा क्योंकि उसे सब समझ में आता है। और एक एसल खान साहब हैं और एक नबील ने एक आध शायद सवाल पूछा था, नुमान ने शायद एक आध सवाल पूछा था। तो अब इससे ज़्यादा मैं और तो कुछ नहीं कह सकता। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। अगर अभी भी कोई सवाल तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। सर वो ये फाइनल एग्जाम्स का कोई पता है शेड्यूल्स कब से हो रहा है? ये शेड्यूल नहीं पता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि
सकता है लास्ट वीक हो, नेक्स्ट वीक जो है, मैं मेरे पास जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी तो मेरे पास आएगी तो आपके पास भी आ जाएगी। अब वो शेड्यूल आए या ना आए, अच्छा स्टूडेंट, अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो वही होता है जो टाइम से पहले प्रोएक्टिवली चीज़ों को कंप्लीट कर ले। ये क्या कि मतलब जब डेट आएगी तब सोचेंगे, जब वो जो नमन तल होगा तो राधा को नचवाएंगे, तो हम इंतजार कर रहे हैं कि जब सर पे पड़ेगी तब देखी जाएगी, इसे करने की क्या जरूरत है। ये वाली जो नहीं सर। चीज है ये कहलाती है क्राइसिस मैनेजमेंट। प्रोएक्टिव सर मैनेजमेंट ये होती है कि चाहे इम्तिहान कल हो, आज आपकी तैयारी होनी चाहिए कि चाहे कल लेना है तो कल ले लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी भी सर हम क्विज है आज सर? आज क्विज नहीं है। मैं मंडे को, नहीं। मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे तीनों में एक एक क्विज होगा। आज मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो मैं कंपाइल नहीं कर सकता हूँ, मुझे और भी थैंक यू मसाइल थे थोड़े से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और तो कोई सवाल नहीं है? नहीं सर। वापस